हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार मैं पिछले 3 सीरीज से आप लोगों के सामने ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने सीरीज 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भूगोल में अंधकार युग एवं अरब भूगोलवेत्ता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें लगातार यूजीसी एनटीए नेट पीजीटी के एग्ज़ाम्स में, टीजीटी के एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ जितने भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी तक यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंध युग का कालक्रम माना जाता है। अंध युग का कालक्रम, कालानुक्रम, समय सीमा माना जाता है ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ये टाइम पीरियड है आपका ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंधकार युग का। अगला प्रश्न है, किस काल में पृथ्वी की आकृति को गोल की बजाय दोबारा तस्तरेनुमा माना गया? तो गोल की बजाय दोबारा तस्तरेनुमा अंधकार युग में माना गया है। अंधकार युग में ऐसा माना जाता है कि ग्रीको रोमन संकल्पनाओं को, ग्रीको रोमन भूगोलवेत्ताओं की संकल्पनाओं को गलत करार दे दिया गया था और ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा, ईसाई विद्वानों द्वारा भूगोल को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया था। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाइबिल के विचारों में भूगोल देखे गए, जिसमें माना गया कि पृथ्वी जो आकृति है ये गोल के बजाय दोबारा तस्तरीनुमा यानी कि डिस्क जैसा है। तस्तरीनुमा कहने का मतलब है डिस्क जैसा है। अगला हमारा प्रश्न आता है, मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र था। तो मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र था हमारा TINO। TINO कहने का मतलब है, इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका बताते हैं ऑर्बिस टेरारम। ध्यान दीजिए, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ऑर्बिस टेरारम। ऑर्बिस टेरारम इसका फुल फॉर्म है। इसी को लिखा जाता है अंग्रेजी में शॉर्ट में TINO। और ये मध्य युग का, डार्क एज का आदर्श विश्व मानचित्र था। इसमें केंद्र में, इस मानचित्र में केंद्र में जेरूसलम को बनाया गया। साथ ही इसके आधे भाग में, उत्तरी हिस्सा में आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से जो मानचित्र है उसको बतलाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसको इस प्रकार से इसका मानचित्र है। जैसे मैं बना रहा हूं सेम उसी प्रकार से इसका मानचित्र है। इसमें इस जगह पर जेरूसलम का केंद्र बिंदु माना गया। यहाँ हमारा रेड सी है, ये हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये जो हिस्सा है एशिया का है। इसी हिस्सा में उत्तर में पारादीस करके स्वर्ग माना गया है। इसके जो ये कवर है, ऊपर में इसमें ईस्ट बोर्ड बताया जाता है। ऑर्बिस टेरारम के इस मानचित्र में ऊपर में ईस्ट यानी कि पूरब बताया जाता है। तो इसमें चक्र की आकृति का संसार का मानचित्र है। बाइबिल और पारदियों के मतानुसार ईश्वर द्वारा रची गई पृथ्वी का दिव्य पूर्णता थी। इसीलिए रोमन मानचित्र ऑर्बिस टेरारम उनको बिल्कुल शुद्ध ज्ञात होता था। ऑर्बिस टेरारम मध्य युग का, विशेषकर ये रोमन मानचित्र था जो अंधकार युग में भी काम में लाया गया। और अंधकार युग में
आगे जाकर इसका संशोधन किया गया सेंट बीट्स महोदय द्वारा 776 ईस्वी में। इसको रोमन मानचित्र को ईसाई धर्मों के आधार पर इसको परिवर्तित किया गया सेंट बीट्स महोदय द्वारा। तो इसमें आपका TINO का मानचित्र आदर्श माना जाता था, जो रोमन काल का था, रोमन विद्वानों द्वारा रचित था। हमारा अगला प्रश्न है, मुकद्दमा के लेखक का नाम क्या है? मुकद्दमा के लेखक का नाम इब्न खाल्दून है। इब्न हकल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम संसार का देश है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक रूट्स एंड रिलम है। इसकी दूसरी प्रमुख पुस्तक रूट्स एंड रिलम है। रूट्स एंड रिलम है। अगला हमारा प्रश्न है, जो आज का 100वां और जो इस सीरीज का 100वां प्रश्न है, किताब अल हिंद के लेखक का नाम क्या है? किताब अल हिंद के प्रसिद्ध लेखक, ध्यान दीजिए, अल बरूनी महोदय है, जिसे हम, इनका भारत का भूगोल है, गंगा की खाड़ी का भी वर्णन अल बरूनी ने किया है इसी पुस्तक के माध्यम से। हिस्टोरिया में ऑरिसियस ने किस महाद्वीप में मानव विहीनता का कारण बताया? ऑरिसियस द्वारा लिखित है हिस्टोरिया ग्रंथ, जिसमें मानव विहीनता का कारण बताया गया है अफ्रीका को। मानसून का वर्णन किसके लेखक या फिर लेखन में पाया जाता है? तो अल मसूदी, ध्यान दीजिए, अल मसूदी के लेखन में मानसून का वर्णन पाया जाता है। ये अरबी शब्द है और ये अरब भूगोलवेत्ता भी है। अगला प्रश्न हमारा आता है, मध्य युगों का आदर्श विश्व मानचित्र का चक्र की आकृति किस प्रकार का था? आदर्श विश्व मानचित्र का चक्र की आकृति ऑर्बिस टेरारम था। ये इसका फुल फॉर्म भी है, यानी एक चक्र की भांति था संसार का मानचित्र। अगला है, ऑर्बिस टेरारम किस शब्द से लिया गया है? ये ऑर्बिस टेरारम जो है किस शब्द से लिया गया है, जिसे संक्षिप्त में हम सभी TINO, ठीक है, TINO लिखते हैं। तो TINO लिखते हैं, ये हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, ये हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है ऑर्बिस टेरारम। अगला हमारा प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑर्बिस टेरारम, यहाँ पे मिस राइटिंग हो गया है। तो ऑर्बिस टेरारम के ऊपरी आधे भाग में क्या दर्शाया जाता है? तो इसमें मानचित्र के माध्यम से हमने दिखाया कि ऊपरी आधे भाग में हमारा एशिया दर्शाया जाता है, इस एरिया में यूरोप दर्शाया जाता है, इस एरिया में अफ्रीका दर्शाया जाता है, यहाँ पर रेड सी, और ये जो पूरा है मेडिटेरियन सी, और इसको फिर चक्र के माध्यम से घेरा जाता है। तो यहाँ पर आधे ऊपरी भाग में दिखाया जाता है एशिया, दक्षिण का 2 पार्ट है, अफ्रीका है ईस्ट में, वेस्ट में यूरोप है। इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न आता हमारा है, स्पेन के किस विद्वान ने, ध्यान दीजिए, स्पेन के किस विद्वान ने 776 ईस्वी में रोमन के मानचित्र को ईसाई धर्म ग्रंथों के आधार पर परिवर्तित किया गया? ईसाई धर्म के आधार पर परिवर्तित किया है, काफ़ी चर्चित हैं विद्वान सेंट बीट्स महोदय ने 776 ईस्वी में रोमन मानचित्र को ईसाई धर्म ग्रंथों के आधार पर परिवर्तित किया था। इस मानचित्र को आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें पवित्र भूमि जेरूसलम, स्वर्ग और उसकी 4 नदियां तथा देवी बाग में आरंभिक नर नारी दिखलाया गया है, और इसमें भौगोलिक शुद्धता बहुत कम हो गई थी इस मानचित्र के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा आता है, क्रिश्चियन टॉपोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? क्रिश्चियन टॉपोग्राफी पुस्तक का लेखक हैं इंडिको पैलियोस्टिस जो विद्वान हैं, इन्होंने क्रिश्चियन टॉपोग्राफी नामक पुस्तक लिखा है।
ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम इंडिको पिलियस्टिस के पुस्तक का नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, जिसमें बाइबिल और धर्म ग्रंथों के बहुत से अनुच्छेदों को प्रसंग देकर सिद्ध करने पर बल दिया है। और इन्होंने कहा है कि पृथ्वी हमारा सपाट है, फ्लैट है। इन्होंने क्या कहा है? पृथ्वी हमारा सपाट है, फ्लैट है। अगला हमारा प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने कोशिश किया है कि सभी प्रश्नों को ऐसे संजोया जाए जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। कलेक्टिव रिरम मेमोरेबिलम नामक पुस्तक के लेखक सोलिनस महोदय है। अगला है, किस विद्वान के मानचित्र में ईसा मसीह को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है? किस विद्वान के मानचित्र में ईसा मसीह को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है, जिसका अर्थ ईसाई विश्वास के अनुरूप न्याय का दिन होगा? ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पृथ्वी को 2 चक्र मानचित्र डिक्स मैप में बड़ी विचित्र तरीके से दिखाया था, जिसमें हैरफोर्ड महोदय ने ईसा मसीह को सिंहासनारूढ़ माना था, हैरफोर्ड महोदय। उसके बाद किस विद्वान ने मानचित्र में संसार को ईसा मसीह के शरीर के रूप में दिखाया था? तो ये है आपका एब्स्ट्राफ महोदय ने ईसा मसीह का शरीर के रूप में दिखाया था। तो ये 2 मानचित्र पृथ्वी के डिक्स मैप के बड़े विचित्र मानचित्र हैं और इस युग में बनाए गए अन्य मानचित्र भी मिलते हैं इसी डार्क एज में, जिसका भी वर्णन आगे प्रश्नों में हमें मिलता है। लेकिन बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11वीं काल को अंध युग कहना उचित माना जाता है, लेकिन वास्तव में 1300 ईस्वी तक पूरे अरब ज्योग्राफर तक इसको माना गया है। पागलस नामक विद्वान ने टॉलमी के आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसमें मानव निवास के संसार का क्षेत्र का वर्णन होता है। यह है कोरियोग्राफी आइकीमेनिका नामक पुस्तक में टॉलमी के आधार पर संसार का क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अंधकार युग में पृथ्वी को पिंडाकार बताकर उसकी परिधि का आकलन 40,000 किलोमीटर किया तथा पृथ्वी के 5 भूभाग बताए हैं? तो केपल्ला नामक विद्वान ने पृथ्वी को पिंडाकार बताया और पिंडाकार बताया, साथ ही 40,000 किलोमीटर इन्होंने परिधि माना और पृथ्वी का 5 भाग किया, जिसमें 3 भाग पर मानव निवास का क्षेत्र बताया है। 13वां प्रश्न हमारा आता है, हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक आते हैं ओरोसियस महोदय। ओरोसियस महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नामक पुस्तक में अफ्रीका को मानव विहीनता का क्षेत्र माना है। उसका मूल कारण अफ्रीका का जलवायु, उष्ण जलवायु, नील नदी का उद्गम, कुछ यूरोपीय देशों की जलवायु और मिट्टी की उपयोगिता की अस्पष्टि के आधार पर। इससे संबंधित हमारा कुछ ही मिनट पहले एक क्वेश्चन था कि हिस्टोरिया नामक पुस्तक में ओरोसियस महोदय ने किस महाद्वीप को मानव विहीनता वाला माना है? तो अफ्रीका। अगला है, अरबी भाषा में गणित के अंकों को कहा जाता है हिंसा। ये अरबी भाषा में कहा जाता है, अरब का लैंग्वेज है, जो गणित का अंक है उसे हिंसा कहा जाता है। अगला है, किस विद्वान ने ग्रीक भौगोलिक साहित्य के अरबी भाषा में अनुवाद की एक परियोजना को संरक्षण दिया? तो ग्रीक भौगोलिक साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद का परियोजना का संरक्षण हारून अल रशीद महोदय ने दिया था और ये कहाँ पर? बगदाद में। इराक का जो राजधानी बगदाद था, नगर, वहाँ पर स्थापित किया गया था खलीफा का प्रशासनिक कार्यालय। वहीं इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न हमारा आता है, अरब भूगोलवेताओं द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मानचित्र बनाए थे।
इस मानचित्र को किस प्रक्षेप द्वारा बनाया गया था? ये साइलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या फिर कहें बेलनाकार प्रक्षेप द्वारा, यानी कि पृथ्वी के आकार तथा आकृति को निश्चित करने का प्रयास करने का जो गणितीय भूगोल में योगदान अरब भूगोलवेत्ता का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानचित्र बनाने के लिए प्रोजेक्शन का गणनाएं की थी और उसी में समुद्री मानचित्र के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने साइलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रोजेक्शन की बात की थी। अगला है, अरब भूगोलवेत्ता ने अक्षांश और देशांतर की शुद्ध गणना के लिए प्रधान देशांतर किस विद्वानों द्वारा अपनाए गए फॉर्चूनेट द्वीप के देशांतर को माना था? ये टॉलमी महोदय द्वारा। टॉलमी महोदय ने भूमध्य सागर के आसपास देशांतर की व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने फॉर्चूनेट द्वीप से लेकर, ध्यान दीजिए कि उन्होंने फॉर्चूनेट द्वीप से लेकर फैरो द्वीप तक, ठीक है, फैरो आइलैंड, फैरो द्वीप तक देशांतर की उन्होंने व्याख्या की थी। FERRO, फैरो आइलैंड तक उन्होंने देशांतर की व्याख्या की थी कि फॉर्चूनेट से फैरो तक गुजरती है देशांतर। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जो आज के 118वां प्रश्न होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अरब भूगोलवेत्ता ने अक्षांश और देशांतर की शुद्ध गणना की। दूसरा है, अक्षांश ज्ञात करने के लिए नोमोन तथा एस्ट्रोलोब यंत्रों का प्रयोग करके सूर्य की उच्चता कोण ज्ञात करते थे अरब भूगोलवेत्ता। तीसरा है, प्रधान देशांतर टॉलमी द्वारा अपनाए गए फॉर्चूनेट द्वीप के देशांतर को माना था। तो अगर अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान अक्षांश देशांतर की गणना में होती है। उन्होंने प्रधान देशांतर के लिए टॉलमी का फॉर्चूनेट द्वीप का देशांतर को माना, जो अभी मैंने पढ़ा, अभी मैंने उससे संबंधित प्रश्न पूछा। उसके उपरांत अक्षांश देशांतर नोमोन और एस्ट्रोलोब नामक यंत्रों के आधार पर वो सूर्य की कोण को, एंगल को मानते थे। तो इसमें सभी हमारा प्रश्न, सभी कथन सही है, क, ख और ग। तो इसका आंसर ये होगा, ये तीनों हमारा जो है सही है। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक भूगोल पर सबसे अधिक संख्या पर अरब भूगोलवेत्ता ने किताब लिखी, तो उसका नाम क्या है? और उनका जो किताब है प्रादेशिक व्याख्या के लिए प्रशंसनीय है, उनका नाम है अल इदरिसी महोदय। मार्बल ऑफ इंडीज नामक पुस्तक के लेखक, मार्बल ऑफ इंडीज नामक पुस्तक के लेखक रमहूर मूजी, ध्यान दीजिए, रमहूर मूजी महोदय ने मार्बल ऑफ इंडीज नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है शेप ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, शेप ऑफ द अर्थ एवं कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक पर पुस्तक का लेखन कार्य किसने किया है? तो इसका लेखन कार्य किया है इब्न हकल महोदय ने, इब्न हकल ने शेप ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया है। उसके बाद है, किस अरब भूगोलवेत्ता ने अपनी सामान्य भूगोल नामक पुस्तक में विश्व के 14 जलवायु प्रदेशों का उल्लेख किया है? विश्व के 14 जलवायु प्रदेश का उल्लेख करने वाला विद्वान मकदीशी है। ध्यान दीजिए, मकदीशी महोदय को माना जाता है विश्व के 14 जलवायु प्रदेश का अध्ययन करने वाला विद्वान, जो अरब भूगोलवेत्ता थे, मकदीशी। आगे बढ़ते हैं आज का और प्रश्न ने किताबुल अस्काल नामक पुस्तक में विश्व के प्रथम जलवायु एटलस प्रकाशित किया, यानी कि प्रथम जलवायु एटलस का जो है ये किताबुल अस्काल में प्रकाशित हुआ था। इस किताब के लेखक का क्या नाम है? अल बल्खी महोदय। अल बल्खी महोदय ने ही किताबुल अस्काल नामक पुस्तक में विश्व के प्रथम जलवायु एटलस का प्रकाशन किया था। उसके बाद इब्न खाल्दून महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या प्रसिद्ध कृति मुकद्दिमा का प्रकाशन कब कराया? 1377 ईस्वी में। आज का अंतिम प्रश्न है, बुक्स ऑफ टाउन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स ऑफ टाउन्स नामक पुस्तक के लेखक अल याकूबी
महोदय हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप पहली बार हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें।